यस मैम। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन दी हो तो उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन इस हिसाब से लिख सकते हैं। मीन अगर ये स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा 1 - 1 स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे जाएगा -1/a d/dt। ऐसे ही -1/b db/dt। इसको डेल्टा भी लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डेल्टा मेंशन है तो डेल्टा से लिखेगा, या टाइम इंटरवल दे रखा हो कि 30 सेकंड से लेके मान लीजिए 60 मिनट के बीच में, तो इस तरह की बात की गई हो तो आप डेल्टा लेके चलेंगे, अदरवाइज यही लेके चलिएगा। देन प्रोडक्ट के लिए आगे साइन आता है प्लस का, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है। देन उसके बाद हमने कहा कि अगर आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस बताना हो तो डिसअपेरेंस में, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस तो आएगा, लेकिन आगे वाला स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, -da/dt। इसी तरह से बी का डिसअपेरेंस निकालेंगे -db/dt। से आपका फॉर्मेशन, क्योंकि सी प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस dc/dt। ऐसे अगर आप डी का निकालेंगे तो प्लस dd/dt। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो हमने पहले ही जो है डिस्कस कर लिए थे। एक दो मैं न्यूमेरिकल और देखकर जो है अभी भिजवा दूंगी। जो कंसेप्चुअल किए होते हैं ना 1 मार्क्स, एक बारी मैंने पहले भी सेंड किए थे, मैंने कहा था आप इनको रीड कर लेंगे, क्योंकि सब हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से भी ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक पार्ट था हमारा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो ये हमने किया था। उसके बाद हमने किया फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर है इफेक्ट करते हैं। पहली बात, रिएक्टेंट अगर अलग अलग होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग होगा, क्योंकि अगर आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो अलग होंगे तो रिएक्टेंट्स जो हैं उनके बॉन्ड टूटते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं किसी भी रिएक्शन में, और हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए या बनने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज आर इन्वॉल्व्ड। तो इसलिए जो रेट है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं या आप NO ले रहे हैं, तो दोनों का देखने में आपको सेम लग रहे हैं, पर दोनों के जो रिएक्शंस होंगे उनका रेट अलग अलग होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो रेट है इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ती है, ज्यादा होती है, तो रेट बढ़ता है। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। कितना घटता है या कितना बढ़ता है वो हमें बताता है रेट लॉ। तो कंसंट्रेशन का ये तो सिर्फ हिस्सा है क्वालिटी वाइज, मैंने बताया कि अगर आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट भी इंक्रीज करेगा। अब आता है क्वांटिटी कैसे पता करें, तो वो रेट बताता है रेट लॉ। वो ये बताता है कि कितनी कंसंट्रेशन होगी तो कितना रेट इंक्रीज करेगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ आपने ये चीज ध्यान रखना है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हम उसको, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट भी ज्यादा होगा। ये और कितना, हर 10 डिग्री टेम्परेचर पे रेट जो है वो डबल हो जाता है। ये अर्हेनियस में है, वो हमें नहीं करना, पर ये ध्यान रखिएगा हर 10 डिग्री पे टेम्परेचर जो है वो रेट जो है वो डबल हो जाता है। फिर आपको बताया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, या कह दें ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, पर करेक्ट स्टेटमेंट होती है इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। जो पाउडर चीजें होती हैं, मतलब जिनको आप चूरा कर लें, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसलिए रेट भी ज्यादा होगा। तो आपने सरफेस केमिस्ट्री में भी यही पढ़ा था कि वाई पाउडर सब्सटेंसेस आर बेटर एब्जॉर्बेंट, वहां पे एब्जॉर्बेंट आया था। तो क्यों, बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा
रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर। तो ये 1 मार्क्स में अगर आ जाए। देन आता है आपका रेट लॉ, बताया था मैंने। रेट लॉ में मैंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए सपोज दिस इज योर रिएक्शन, तो रेट हमारा होगा के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ये जो अल्फा और बीटा है, दे मे और दे मे नॉट बी इक्वल टू स्टीशियोमीट्रिक कोफिशिएंट। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वैसे ये होते कब है, कोई बच्चा बता सकता है? अल्फा ए के बराबर किस तरह के रिएक्शन में होता है? किसी को ध्यान हो? मैम मैंने जो ये कहा। रीजन, हाँ बोलो अनुराग। मैम जो तब होता है जब, क्या नाम है, रिएक्शन एलिमेंट्री एक रिएक्शन स्टेप मतलब। में, एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, एक स्टेप में होता है। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ, दोबारा मेरी बात सुनिएगा। आई एम सेइंग कि अल्फा और बीटा जो है ये स्टीकियोमीट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। और ये कब बराबर होता है? जब कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो, और जो भी रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। बाकी क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा था मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो चीज ध्यान रखनी है। बाकी अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड अल्फा प्लस बीटा इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो अल्फा और यहाँ पे जो ये के है, दिस इज के, इस के को रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इसको रेट कांस्टेंट भी बोल देते हैं, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? यू विल राइट दिस इक्वेशन। पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे? ए और बी की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल पुट करेंगे, आपका रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। इसका मतलब के क्या हुआ? Rate constant is the rate of reaction when concentration of each and every reactant is unity। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो ये जरूर कर लीजिएगा। और ऑर्डर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर, ये पावर ही है, कहां पे? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर, किसकी पावर? पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। देन आता है आपका, इसमें मैंने आपको बोला था दो चीजें, आप दो डिफरेंसेस याद करेंगे, एक है रेट ऑफ रिएक्शन और के बीच में। तो कोई मुझे बच्चा डिफरेंस बता सकता है रेट ऑफ रिएक्शन और के बीच में? कोई डिफरेंस बताए, भावेश बताए जल्दी से। भावेश को आवाज नहीं जा रही, सचिन पांडे बताओ। यस मैम, आपने क्या पूछा था? मैं पानी पीने मैंने चले ये गया पूछा था। है, अच्छा मैंने ये पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक होती है। रेट कांस्टेंट के यूनिट। हाँ, यूनिट इसमें जो है कांस्टेंट होती है रेट ऑफ रिएक्शन में। इसकी यूनिट जो है के की यूनिट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और दूसरा बता दो भावेश, तुम बता दो दूसरा डिफरेंस। और कौन बच्चा? अभिषेक शर्मा तुम बताओ अगर तुम बोल सकते हो तो। या कोई और बच्चा बता दे, आयुष मित्तल बता दो रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। सब सो रहे हैं क्या? आदित्य बताओ तुम। आदित्य। मैम रेट ऑफ रिएक्शन मैम कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। हाँ, रजनीश बता रहा है, और वेरी गुड। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इट की मैम। डिपेंड्स, हाँ, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट जबकि ये क्या करता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बताइए मुझे कोई और डिफरेंस। दो डिफरेंस हो गए, मैम तीसरा इसकी कि डेफिनेशन लिख दो।
यस मैम। यस मैम। मैम के को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। के को नहीं किया जाता बेटा, वो अल्फा बीटा को किया जाता है, ऑर्डर को कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना। वो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी का डिफरेंस है, ठीक है। मैं एक डेफिनेशन हो गई, एक आपका मैंने बता दिया, एक आपका डिफरेंस हो गया यूनिट का, तीसरा हो गया डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट करता है, ये करता नहीं है, डिपेंड। अब एक और चीज ध्यान रखिए, मैं जो सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ, सिर्फ इसके बारे में बता रही हूँ, इट चेंजेस विद टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पे चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। बाकी आता है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी में डिफरेंस। ऑर्डर जो है मैं बता देती हूँ, ऑर्डर जो होता है इट कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है प्लीज लेट मी इन, मैंने तो ऑन ही नहीं किया कुछ भी ऐसा। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, मैंने तो कुछ ऑन ही नहीं किया। और मैम ये मॉलिक्यूलरिटी ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी होती है ना? नहीं ये नहीं होती बेटा, हाँ ये थियोरेटिकल है, लगभग लगा लो, लेकिन वो डिफरेंस लिखने से अच्छा है कि ऑर्डर कैन बी जीरो और फ्रैक्शन एज वेल, लेकिन मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, ये एक डिफरेंस हो गया। ये होल नंबर ऑर्डर, में होती है मॉलिक्यूल। हाँ ऑर्डर सुन लो, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज complex reaction. Molecularity do not have any meaning for complex reaction. बाकी आप इसकी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं डिफरेंस में। मैम ये मॉलिक्यूलरिटी कंसर्न विद मैकेनिज्म तो नहीं, मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ताकि प्रोडक्ट बने, उसको बोलते हैं मॉलिक्युलैरिटी। सचिन पूछो क्या पूछ रहे हो। मैम नहीं, बस ये पूछ रहा था कि ये मैकेनिज्म से भी तो कंसर्न रखती है मोलैरिटी मैम? नहीं बेटा, मैकेनिज्म से कंसर्न नहीं रखती, सिर्फ स्लो स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप जो आपका स्लो स्टेप है ना, उसमें देखते हैं कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो एक साथ टकरा रहे हैं, उसको हम ऑर्डर मान के चलते हैं, उसी से ऑर्डर निकालते हैं स्लो स्टेप से, ये मैकेनिज्म में बताया था। बाकी मॉलिक्युलैरिटी जो वन स्टेप रिएक्शन होते हैं ना, उनमें मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, जो वन स्टेप होते हैं। तो वो मैंने अभी मैं दिखा दूंगी हैंड रिटन नोट्स में एक बार। फिर हमने किया था मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, स्लो स्टेप से रिलेटेड हम जो है रेट लॉ लिख देते हैं, अभी मैं वो आपको दिखा भी दूंगी, पहले इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा ही। फिर आपने, हाँ मैम सचिन कुमार इन करने को बोल रहा है। बेटा जब मैंने ऑन ही नहीं किया वेटिंग रूम, वो बोल रहा है बोलने को, फोन कर। अरे तो मैंने वेटिंग रूम बेटा मैंने ऑन ही नहीं किया, ये देखो मेरा हाँ उसे बोलो कि उसकी नेटवर्क में दिक्कत होगी, जैसे आदित्य है वो इस टाइम उसका वो नहीं हो रहा है, वो क्या कहते हैं कनेक्ट नहीं हो रहा ऑडियो, वो भी आउट अपने आप हो गया। मैंने वेटिंग रूम ऑन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं इधर होती हूँ तो नहीं होगा, तो वेटिंग रूम ऑन नहीं है, उसे उसकी नेटवर्क में दिक्कत होगी मे बी। अच्छा ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टी हाफ पता होना चाहिए, बाकी ये जो ग्राफ है ये पता है। इसके अलावा बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। और कोई बच्चा मुझे बोले कि मैडम सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो वो मैं आपको ये बता देती हूँ, वो ऐसा होता है कुछ, क्योंकि देखिए यहाँ पे घटता जा रहा है ना, और थर्ड ऑर्डर के लिए ऊपर क्या हो जाएगा इस तरह से, तो वो हमें नहीं करना है, पर ये चीज ध्यान रखनी। इस वाले में कोई दिक्कत हो तो मुझसे अभी क्लियर करिए। नो मैम ठीक है। ठीक है, तो इसके आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने थे। और फिर हमने क्या किया था, गैस फेस रिएक्शन किया था, एक गैस फेस किया था,
और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे, क्योंकि वो ना लंबा टॉपिक है, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपको नहीं इतना ही पढ़ना है। गैस फेस रिएक्शन किया था, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए थे। फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल किया था और एग्जाम्पल। देन इनिशियल रेट मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत होगी? और अब ये आ जाइए लास्ट, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए कि कभी भी पूछा जाए कैटलिस्ट का क्या असर होगा गिब्स फ्री एनर्जी पे, देन नो इफेक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नो इफेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। यस मैम। ठीक है, अच्छा वो जो मुझसे वो एक बच्चा पूछ रहा था, वो क्या मैकेनिज्म वाला पूछ रहा था, मैं वो शेयर कर देती हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कह रही हूँ, ये देखिए, इसीलिए मैंने बोला है आप हैंड रिटन नोट्स जरूर देखेंगे। दोबारा सुन लीजिए सचिन, और यहाँ सचिन, वो जो दूसरा सचिन है, सचिन कुमार, मैंने वेटिंग रूम ऑन नहीं किया, वो आपका जो है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मॉलिकुलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड, जो एक दूसरे के साथ टकराते हैं ताकि रिएक्शन हो पाए। मैं हिंदी में ही बोलूंगी, तो इसलिए आप उसको कोरिलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में। तो मॉलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, आयन या जो एटम्स हैं वो आपस में टकराते हैं एक टाइम साइमल्टेनियसली, ताकि प्रोडक्ट बन सके, ताकि रिएक्शन हो सके, वो होती है मॉलिकुलैरिटी। उसके बाद मैंने ये बताया था एक वर्ड आता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं। मॉलिकुलैरिटी जो होती है, इट कैन ओनली बी डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है कॉम्प्लेक्स के लिए, सिर्फ वन स्टेप रिएक्शन के लिए आप दे सकते हैं मॉलिकुलैरिटी। अब जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन की अगर बात करें जो सिंगल स्टेप में होते हैं, तो आप इसमें देखेंगे रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, आगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट काउंट करेंगे हम, 1 है, इसकी मॉलिकुलैरिटी क्या होगी? 1। और मैंने बोला है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू, मॉलिकुलैरिटी इज इक्वल टू, कोई बच्चा बताए? ऑर्डर। तो आप देखिए यहाँ पे स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपने जो है वो देखना है, तो यहाँ पे स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। बेटा स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है, कोई और चीज नहीं देखनी कि आप कहें कि मॉलिक्यूल देखना, नहीं, 1 है, तो मॉलिकुलैरिटी 1, ऑर्डर भी 1, क्योंकि क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसमें देखिए कितना है मॉलिकुलैरिटी? 2। मॉलिकुलैरिटी 2 का मतलब है बाय मॉलिकुलर, मॉलिकुलैरिटी 2 का मतलब है बाय मॉलिकुलर, ऑर्डर भी 2 ही आएगा क्योंकि एलिमेंट्री है। इधर देखिए 2 + 1, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसके हैं, एक इसका है, तो मॉलिकुलैरिटी 3, जिसे बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन, और यहाँ पे ऑर्डर भी क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग क्यों नहीं होता है? अब आप देखिए 5 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं? 5 + 1 + 6 कितने हैं? 12। 12 मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना, अगर आप उसी की मतलब अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस के टर्म्स में ही बात करें, मुझको दूसरे को टच करे, मतलब 12 के 12 बंदे में खड़े, मान लो ये मैं बॉल्स रख रही हूँ, एक बॉल है, अब इस बॉल के आसपास आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ बॉल्स ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रख सकते। मैं कह दूं 100 बॉल रखो उसके आसपास जो इसको टच करें, और मैंने साइज दे दिया बॉल का, क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि डायमेंशंस के हिसाब से तो यही कह रहे हैं कि 12 मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना पॉसिबल नहीं है। तो वो ये काम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले 2 टकरा रहे हैं या 3 टकरा रहे हैं आपस में, उसके बाद ये जो है, इसलिए ये जो रिएक्शंस है इसमें इट अकर इन अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स, और इसमें जो और ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। और हर स्टेप, मतलब अगर मान लीजिए ये रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है, तो हर एक स्टेप अपने आप में एलिमेंट्री है, लेकिन
ये तीनों स्टेप मिलकर पूरा रिएक्शन बनाएंगे, लेकिन हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, एलिमेंट्री है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिसाइड करता है। तो जब भी हम रेट लिखेंगे वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो हम स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे। उसके बाद ये मैम आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सॉरी, मैं ये कह रही हूँ मॉलिक्युलैरिटी जो है इट इज ऑलवेज जो है इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, लेकिन ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इनका डिफरेंस आया हुआ है बेटा, 3 डिफरेंस करिएगा, सिंपल सिंपल से 3 करिए, ज्यादा मत करिए, क्योंकि मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ सकता है, और आया भी हुआ है। देन ये रहा, इस रिएक्शन को देखिए, पहले वाले को। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन बेटा इतना है, और मैंने आपको बोला है रेट लॉ लिखो। तो रेट लॉ आप कैसे लिखेंगे, मतलब ये गिवन है जो ब्रैकेट में लिखा है, ये मत सोचिएगा कि ये मैकेनिज्म हमें लिखना पड़ेगा, वो आपके कोर्स में नहीं, आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है। तो आप देखिए, आप स्लो स्टेप जब आप लिखेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग ही लिखना है। रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है स्लो स्टेप में, N2O5, पावर क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो बेटा मैंने आपको ये बोला था, ये चेक कर लीजिए कि ये जो यहाँ पे रेट लॉ में ये जो हम रिएक्टेंट लिख रहे हैं, ये मेन जो इक्वेशन है ओवरऑल, उसमें भी रिएक्टेंट होना चाहिए, ये इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, रास्ते में बनने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये है, नॉर्मल है। ऐसे ही बेटा आपको ये सेकेंड पॉइंट क्या समझ में आता है, मैं इसको समझाऊंगी नहीं, बाद में समझाऊंगी, पहले आप मुझे बताइए, इसका रेट मैंने ऐसे लिखा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे लिखा है? जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो पूछे, मैं फिर समझाऊंगी। यस मैम आ रहा है। क्यों लिखा है बेटा, मैंने स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिख दिया, NO2 पावर 1 F2 पावर 1, और ये जो N2O और F2 है, ये मेन इक्वेशन जो हमारी है, ये वाली मेन इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन, उसमें भी रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे लिखने में। अब बेटा थर्ड देखिए, थर्ड का आपको समझ में आता है, ये गिवन है, ये गिवन है, समझ में आता है। देखिए इसमें भी स्लो स्टेप लिखा मैंने, स्लो स्टेप के NO2 कितने हैं, 2 है, तो पावर 2 कर दिया मैंने। और ये जो NO2 है, ये मेन इक्वेशन का भी हिस्सा है। कोई बच्चा कहे कि CO का क्या हुआ, तो आप ये कह देंगे ना, कभी पूछा भी जा सकता है कि रेट लॉ लिखो और आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO। क्योंकि CO अगर मैं यहाँ लिखूं भी तो इसका मतलब वो है ही नहीं, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ था यहाँ पे। तो बेटा रेट जब मैं लिखूंगी, ये स्लो स्टेप है मेरा, ये वाला, तो स्लो स्टेप के हिसाब से आ जाएगा K3X। मैंने इसको, इसके जो ऑर्डर है ना उसको K मान लिया, इसके रेट कांस्टेंट को। लेकिन बेटा अब देखो, मैंने रेट लॉ लिखा, ये जो X है, क्या ये मेन इक्वेशन का हिस्सा है, नहीं, सॉरी यहाँ P आएगा, मेन इक्वेशन का हिस्सा है क्या, नो मैम नहीं है। तो मैं फिर इस इक्वेशन को देखूंगी, यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकालकर ये पुट कर दी, और ये जो ये वाला कांस्टेंट आया, इसे नया कांस्टेंट K मान लूं, K0 मान लूं, K डैश मान लूं, वो अलग बात है। तो इस तरह से ऑर्डर आ गया। अब जो आप मेरे से पूछ रहे थे उसका मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, ये वाला, ये देखिए फर्स्ट, मान लीजिए मुझे रेट लिखना है, तो बेटा मैं क्या लिखूंगी, ये स्लो स्टेप है, तो मैंने रेट लिखा K NO3 NO। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने NO लिखा है, या NO लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, ये जो NO है ये तो मेन इक्वेशन का हिस्सा है, लेकिन ये जो NO3 मैंने बेटा लिखा है, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूं अभी, क्या ये मेन इक्वेशन का हिस्सा है, नो मैम, नो मैम नहीं।
तो इसका मतलब मैं फिर इक्विलिब्रियम वाले पे जाऊंगी। इक्विलिब्रियम क्या कहता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के ऊपर पावर भी आएगी अगर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे है नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, नहीं तो 2 होती तो 2 लिखती। डिवाइड बाय NO, इसके ऊपर भी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, डिवाइड बाय O2। यहाँ पे बेटा स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 10 नहीं है तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 है ना सिर्फ। तो अब मैं क्या करूंगी? NO3 क्या हो जाएगा मेरा? K इंटू NO प्लस O2। तो मेरा जो रेट आएगा, मैं NO3 की जगह पे बेटा मैं क्या पुट कर दूंगी? K NO O2 और एक साथ में एक और NO भी लिखा हुआ था। तो जब ये कंबाइन होगा, इसको तो मैं कह दूंगी K, इसको मैं K डैश कह दूं, चलो। और ये हो जाएगा, ये 2 NO है तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी K डैश और ये रेट बन जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। और वो करके बताना मुझे। सचिन ठीक है? Yes, ma'am. कल का होमवर्क सुन लीजिए। कल हम सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइड करेंगे, तो आप एक बार आज उसे पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी। ओके मैम। ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम, कर लेंगे मैम। बाद में, हाँ, क्योंकि बेटा वो आपको बाद में भी तैयारी रखनी होगी उसकी, मतलब फाइनल पेपर के टाइम में भी, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कल वो कर लीजिएगा। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो मेरे से, इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक की। अच्छा, ये 3 कर दीजिए, तब तक 3 वाला करिए, ये भी सेम वैसा ही है। करके देखिए 3 वाला, स्लो स्टेप के ऊपर लिखेंगे फिर इसके। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, करके देखिए आ रहा है आपका। कुछ बच्चों ने जो MCQ है ना, कुछ बच्चे तो रेगुलरली देते हैं, कुछ बच्चे बेटा देते ही नहीं है। तो अगर आप नहीं देते, आपको नुकसान है, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता लगेगा किस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे और आपकी स्पीड भी नहीं बनेगी फिर। हो गया मैम। क्योंकि जो मैंने कल टेस्ट दिया था उसमें मैंने सिर्फ MCQ वाले ही नहीं, मैंने कोई 2-2 मार्क्स वाले, 3-3 मार्क्स वाले भी न्यूमेरिकल डाले हुए थे। तो आप हो गया ये। यस मैम। सचिन, तुम सचिन हो? सचिन मैम कर रहा हूँ अभी। करो। भावेश और अनुराग ने क्वेश्चन पूछा था। यस मैम, हो गया। तो परसों से आपके एग्जाम चालू हैं। आप 9 बजने में क्या कहते हैं 5 मिनट पहले ही जो है वो आ जाएं, और उसके बाद जो है अपना पानी वगैरह पहले ही पी। इतनी चीजें आती हैं, बस वो चीज ध्यान रखिएगा। T½ वाली, T½ मैंने कौन सी कंडीशन बताई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और 0 ऑर्डर के लिए? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। मैम T½ 0 ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट के लिए इंडिपेंडेंट। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट। नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ